अच्छा जी, अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। द बैलेंसेस टेकिंग फ्रॉम द प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस ऑफ उर्वा एंड कंपनी एज ऑन December 31st 2010 आर एस फॉलोस। ठीक है, कुछ बैलेंसेस हैं प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के उर्वा एंड कंपनी के। ठीक है ना, यहाँ पे अकाउंटिंग टाइटल्स दिए हुए हैं, डेबिट एंड क्रेडिट दिया हुआ है, डेटा फॉर एडजस्टमेंट दिया हुआ है, मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री दी हुई है, अनपेड रेंट दिया हुआ है, इंश्योरेंस एक्सपायर्ड दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है सेल्स इक्विपमेंट पर जो कि एस्टिमेटेड हुआ 4000। पहले वो रिक्वायर्ड बहुत इजी है, इनकम स्टेटमेंट है, बैलेंस शीट है एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है। एक नई चीज़ आप लोगों के पास आई है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अब हम आगे चल के देखेंगे कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस क्या होता है, वो किस तरीके से बनता है। इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट तो बहुत ईजी है, जो हम यूजुअली बनाते आए हैं। इनकम स्टेटमेंट पर आ जाते हैं। ठीक है, इनकम स्टेटमेंट की आपने हेडिंग डाली। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में हम लिखते हैं सेल्स। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हम सेल्स लिखेंगे। सेल्स हमारे पास जो है वो है 1,05,000 की। हमने यहाँ पे सेल्स लिखी 1,05,000 की। अब सेल डिस्काउंट भी हमारे पास था जो कि 5,000 का था। हमने यहाँ पे जो है वो सेल्स में से लेस करा सेल्स डिस्काउंट 5,000। 1,05,000 से जब हमने सेल्स डिस्काउंट को माइनस किया, नेट सेल्स हमारे पास आई 1 लाख की। अब हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग रखते हैं, जो कि यहाँ पर आप लोगों को मिलेगी 30,000 की। देखिए यहाँ पे ओपनिंग वगैरह कहाँ नहीं है, ठीक है। तो इट्स मीन जो हमें प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में दी जाती है वो ओपनिंग होती है, और जो हमें डेटा फॉर एडजस्टमेंट दी जाती है वो एंड डेट होती है। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बिगिनिंग है 30,000 की, हमने यहाँ पे लिख दी 30,000 की। ऐड करेंगे परचेजेस। परचेजेस यहाँ पर जो थी ये रही 1,30,000 की। हमने यहाँ पे परचेजेस लिख दी 1,30,000। उसमें ऐड कर देंगे ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे जो दिया गया था वो दिया गया था 5,000 का। हमने ऐड करा ट्रांसपोर्टेशन इन 5,000 का। जब परचेजेस में हमने ऐड करा ट्रांसपोर्टेशन इन, तो हमारी परचेजेस होगी 1,35,000 की। उसमें से हमने लेस किया परचेज रिटर्न, जो कि हमें प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में दिया गया था 5,000 का। हमने 1,35,000 से लेस करा परचेज रिटर्न 5,000 का, हमारी नेट परचेजेस आ गई 1,30,000 की। अब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग 30,000, फिर नेट परचेज, उन दोनों अमाउंट को जो हमने ऐड किया तो हमारे पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आया 1,60,000 का। अब हम लेस करेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग डेटा फॉर एडजस्टमेंट में दी गई थी 60,000 की, हमने यहाँ पे 60,000 की रिकॉर्ड कर दी। ठीक है, अब हमारे पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 1,60,000 का था। लेस करी जो हमने एंडिंग इन्वेंट्री, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया 1 लाख का। देखिए नेट सेल्स जो थी 1 लाख की थी, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी 1 लाख का था। ठीक है, इट्स मीन के सेल्स जो हमने करी 1 लाख की। ठीक है ना, अब वो चीज़ हमने खुद बनाई या हमने किसी से खरीदी, वो भी 1 लाख की खरीदी, और जब हमने उसको आगे बेचा जब भी 1 लाख का, मतलब उस पर हमने ना कोई मुनाफा कमाया ना हमें उस पर कोई नुकसान हुआ। कि 1 लाख की वो हमने खरीदी थी, आगे चल को उसको 1 लाख की हमने बेच दी, तो हमें कोई मुनाफा ही नहीं हुआ उस पर। नो प्रॉफिट नो लॉस, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, नो लिख देंगे, नो। ठीक है, ना ही तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ और ना ही हमें ये ग्रॉस लॉस हुआ, क्योंकि नील हो गया। 1 लाख की जो है वो एक चीज़ खरीदी गई थी और आगे चल के 1 लाख की वो बेच दी। ठीक है, उसमें से अब हम लेस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हम लेस करेंगे वो हम प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस से देखते हुए चलेंगे कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सबसे पहले हमारे पास रेंट एक्सपेंस है 25,000 का। हम देखते हैं आगे कोई रेंट वगैरह है, तो यहाँ पे अनपेड रेंट है 2,000 का। अनपेड रेंट हो, आउटस्टैंडिंग रेंट हो, कोई भी आउटस्टैंडिंग या अनपेड एक्सपेंस हो, वो क्या होता है एक्सपेंस में ऐड हो जाता है। तो रेंट एक्सपेंस जो था वो 25,000 का था, अनपेड रेंट जो था वो 2,000 का था, दोनों अमाउंट प्लस होंगी। सो यहाँ पर हमने लिखा रेंट एक्सपेंस 25,000, ऐड करेंगे अनपेड रेंट 2,000 का, दोनों अमाउंट हमने प्लस करी, टोटल रेंट जो हुआ इस साल का वो हुआ 27,000 का। आगे एक्सपेंसेस देख लेते हैं। रेंट एक्सपेंस के बाद अगर हम यहाँ पर देखें तो कोई एक्सपेंस नहीं नजर आ रहा प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में। अब हम डेटा फॉर एडजस्टमेंट पर आ जाते हैं। डेटा फॉर एडजस्टमेंट में जो थी एक एंडिंग इन्वेंट्री की थी, वो हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में उसको एडजस्ट कर लिया, अनपेड रेंट को ले लिया। इंश्योरेंस एक्सपायर्ड 12,000, ऊपर भी अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है 20,000 का, लेकिन नीचे जो है वो अलग अकाउंट है, ऊपर प्रीपेड है और नीचे उन्होंने एक्सपेंस दिया हुआ है।
अब देखिए कहीं पर जो हम वैल्यूज माइनस वगैरह करते हैं ना, वो ये होता है कि ऊपर भी प्रीपेड होता है, नीचे प्रीपेड होता है, या ऊपर भी एक्सपेंस है, नीचे भी एक्सपेंस है, मतलब वहाँ पे हमें कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पर एडजस्टिंग एंट्री जो डेटा फॉर एडजस्टमेंट हमें दिया हुआ है वो बिल्कुल साफ बताया हुआ है कि भाई इंश्योरेंस एक्सपायर्ड है, वो एक्सपायर्ड है, ठीक है ना, हमें यहाँ पे कोई चीज़ कैलकुलेट नहीं करनी। बट डेटा फॉर एडजस्टमेंट में ये कहा हुआ है कि प्रीपेड इंश्योरेंस जो था वो 12,000 से एक्सपायर्ड था, मतलब इस साल का ये एक्सपेंस था, इंश्योरेंस एक्सपेंस 12,000 था, जो हम आसानी से ईजिली यहाँ पे रिकॉर्ड कर देंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस 12,000। पहले हमने रेंट एक्सपेंस रिकॉर्ड करा 27,000 का, फिर हमने इंश्योरेंस एक्सपेंस रिकॉर्ड करा 12,000 का। इंश्योरेंस एक्सपेंस के बाद फिर डेप्रिसिएशन जो कि 4,000 का, ठीक है, हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया 4,000 का। अब हमारे एक्सपेंसेस जो है वो कंप्लीट हो गए। अब हम टोटल कर लेते हैं 27,000, 12,000, 4,000, जब इन तीनों अमाउंट को हमने प्लस किया टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आए 43,000 के। अब ऊपर तक ना कोई ग्रॉस प्रॉफिट हुआ था और कोई ग्रॉस लॉस भी नहीं हुआ, मतलब कोई नुकसान भी नहीं हुआ और कोई मुनाफा भी नहीं हुआ, और फिर ऊपर से 43,000 के एक्सपेंसेस हो गए। तो यहाँ भी जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 43,000 आ जाएंगे माइनस में, और यहाँ पे लॉस फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा, ठीक है। अब देखें इसकी कैलकुलेशन इस तरीके से होगी कि जैसे कि नील का मतलब क्या है कि यहाँ पे जीरो है, तो हमने यहाँ पे जीरो लिखा और माइनस करा 43,000, ठीक है, तो हमारे पास माइनस के 43,000 आए। ये देख सकते हैं कि आपके पास क्या है, माइनस का 43,000, इट्स मीन लॉस फ्रॉम ऑपरेशन हुआ, ठीक है, और यहाँ पे माइनस के 43,000, मतलब ये 43,000 ऐसी माइनस मान लीजिए। जब आप जीरो में से कोई चीज़ माइनस करते हैं तो आपके पास वही अमाउंट आ जाती है जो आप माइनस से प्लस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 43,000 आ गया। अब आप उसमें ऐड करेंगे अदर इनकम, अगर क्वेश्चन में गिवन है, बिल्कुल गिवन थी क्वेश्चन में। कमीशन इनकम यहाँ पे 7,000 की थी। देख लेते हैं डेटा फॉर एडजस्टमेंट में इसकी कोई एडजस्टमेंट है, बिल्कुल नहीं है, बस कमीशन इनकम हमने यहाँ से पिक करी, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस है और हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दी। एड अदर इनकम, कमीशन इनकम थी 7,000 की, माइनस 43 प्लस 7,000, तो हमारे पास नेट लॉस आया 36,000 का, ठीक है। जब आप कैलकुलेटर में माइनस करेंगे 43,000, देखें इस तरीके से कि आपने माइनस के 43,000 लिखे और आपने उसमें प्लस कर दिए 7,000, सो आपके पास माइनस के 36,000 आएगा जो कि नेट लॉस हुआ, ठीक है। ये आपकी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीटली बन गई है। अब हम बैलेंस शीट पर आ जाते हैं। बैलेंस शीट में मैं फिर यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, करंट एसेट्स लिखते हैं हम। हर चीज़ को यहाँ पे मेंशन करना होता है, हर चीज़ को शो करना होता है, कुछ भी अकाउंटिंग में हम डायरेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे एसेट्स का एक कॉलम है, लायबिलिटीज प्लस इक्विटीज का एक कॉलम है। करंट एसेट्स में सबसे पहले हमारे पास क्या है, कैश 40,000 का, हमने यहाँ पे कैश लिख दिया 40,000 का। फिर हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल 35,000 का, अकाउंट रिसीवेबल 35,000 का, कोई अलाउंस नहीं था इसलिए हमने अकाउंट रिसीवेबल 35,000 का लिख दिया, जो प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में था एज इट इज़ वो लिख दिया। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्लोजिंग लिखी हमने, जो हमें यहाँ पे दी गई थी डेटा फॉर एडजस्टमेंट में 60,000 की। अब देखें कैश हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, इस मर्चेंडाइज की जगह हमने एंडिंग ले ली क्योंकि एंडिंग ही लिखते हैं। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 20,000 का था, यहाँ पे वो कह रहे हैं इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गया 12,000 का। सो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन करी कि इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस जो था वो 20,000 का था, लेस हो रहा है प्रीपेड भी। देखिए अनएक्सपायर्ड को भी प्रीपेड ही कहते हैं और एक्सपायर्ड को एक्सपेंस कहते हैं, तो दोनों प्रीपेड आपस से माइनस हो रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो नीचे वाला प्रीपेड है ये एक्सपेंस में चेंज हो गया है। तो 20,000 का प्रीपेड था, 12,000 का एक्सपेंस में चेंज हो गया है, सिर्फ 8,000 बचे जो अभी प्रीपेड है, तो हमने 8,000 से यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे और देखें तो कोई आपके पास जो है वो करंट एसेट नहीं है, सो यहाँ पर बस 40,000, 35,000, 60,000 एंड 8,000, इन सबको आपने प्लस करा, टोटल करंट एसेट्स आ गया आपके पास 1,43,000 पे। अब आपने फिक्स एसेट की हेडिंग डाली, फिक्स एसेट्स में आपके पास सिर्फ एक सेल्स इक्विपमेंट है जो कि 40,000 का है और उसका अलाउंस जो है वो 4,000 का है। सेल्स इक्विपमेंट 4,000, 40,000 लेस करेंगे अलाउंस, अलाउंस कितना है 4,000 का, आपने यहाँ पे 4,000 लेस कर दिए, सो आपके पास सेल्स इक्विपमेंट अब बचा 36,000 का, और एक ही फिक्स एसेट है, यही अमाउंट नीचे उतार दी जाएगी, उसी मतलब एज इट इज़ वही उतार दी जाएगी, एंड टोटल फिक्स एसेट जो हो जाएंगे वो 36,000 हो जाएंगे, ठीक है। अब देखें हमने ये जो टोटल करंट एसेट्स करे थे वो थे 1,43,000 के,
ठीक है। एंड टोटल फिक्स एसेट जो हमने उतारे थे, टोटल फिक्स एसेट, जी यहाँ पे सिर्फ एक ही फिक्स एसेट था 36,000, जिसको हमने एज इट इज लिख दिया। सो टोटल फिक्स एसेट हमारे सिर्फ 36,000 के थे। टोटल करंट एसेट्स में हमने टोटल फिक्स एसेट जब ऐड करें तो टोटल एसेट्स हमारे पास कितने हैं, 1,79,000। अब हम लायबिलिटीज एंड इक्विटीज साइड पर आ जाते हैं। सबसे पहले करंट लायबिलिटीज की हेडिंग डाली। करंट लायबिलिटीज में हमने सबसे पहले अकाउंट पेबल लिखा जो कि यहाँ पर था 25,000 का। फिर हमने रेंट पेबल लिखा जो कि हमें डेटा फॉर एडजस्टमेंट में अनपेड रेंट था। अनपेड हो आउटस्टैंडिंग हो वो कहलाता है पेबल, और रेंट अनपेड रेंट है तो रेंट पेबल हो जाएगा 2,000 का। रेंट पेबल 2,000 का, दो ही एक्सपेंसेस थे सेम, हमने एज इट इज नीचे उतार लिए और टोटल करंट लायबिलिटीज हो गई 27,000 की, ठीक है। और दो ही करंट लायबिलिटीज थी। अब हमने हेडिंग डाली लॉन्ग टर्म लायबिलिटी की। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में हमारे पास एक लॉन्ग टर्म लोन था जो कि 80,000 का था। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में हमने लॉन्ग टर्म लोन लिखा 80,000 का, एज इट इज हमने वही रिकॉर्ड कर दी 80,000। टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हमारी कितनी हो गई, 80,000 की। ये टोटल करंट लायबिलिटीज हो गई। टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गई। देखिए लायबिलिटी हो या एसेट हो, अगर एक ही है तो उस एक ही अमाउंट को हम नीचे एज इट इज उतार लेंगे, ठीक है ना। मतलब ये नहीं कि एक अमाउंट है तो यार छोड़ो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, स्किप नहीं कर सकते हम, ठीक है। सो दो यहाँ पे करंट लायबिलिटीज थी, हमने टोटल करी तो 27,000 आई। फिर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में सिर्फ एक 80,000 का था, उसी को हमने नीचे एज इट इज उतार लेना और टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हेडिंग शो करनी है। उसके बाद हम ऑनर सिक्योरिटी पर आएंगे। ऑनर सिक्योरिटी में सबसे पहले हम कैपिटल लिखते हैं, जो कि यहाँ पर हमारे पास जो कैपिटल था वो था 1,20,000 का। हमने यहाँ पे कैपिटल लिखा 1,20,000, लेस करी ड्राइंग। ड्राइंग कितनी थी यहाँ पे, 12,000 की, हमने लेस करी ड्राइंग। अब हमारा कैपिटल बचा 1,08,000 का। कैपिटल से ड्राइंग लेस करेंगे, कैपिटल बचा 1,08,000 का। अब लेस कर देंगे नेट लॉस। नेट लॉस जो आया था आपके पास 36,000 का आया था आपके पास, ठीक है, 36,000 का। सो हमने यहाँ पे नेट लॉस को लेस करा 36,000 का। टोटल ऑनर सिक्योरिटी आपकी हो गई 72,000। कैपिटल से ड्राइंग लेस करी, कैपिटल बचा 1,08,000 का था, फिर 8,08,000 का कैपिटल बचा, फिर नेट लॉस 36,000 का माइनस किया। अब हमारी ऑनर सिक्योरिटी बची 72,000 की। टोटल करंट लायबिलिटीज, टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, टोटल ऑनर सिक्योरिटी, इन तीनों चीज़ों को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल इक्विटीज आ जाएंगी 1,79,000 की। देख सकते हैं कि टोटल एसेट्स एंड टोटल इक्विटीज आप लोगों की बिल्कुल सेम है। सो बैलेंस शीट बिल्कुल करेक्ट है। अब जो थर्ड रिक्वायर्ड थी वो थी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस अभी तक आप लोगों ने नहीं बनाया क्योंकि क्वेश्चंस में जो रिक्वायर्ड हम अभी तक करते आए हैं उसमें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस नहीं था। सो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस किस तरीके से बनता है, आपने हेडिंग डाली एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस की, ठीक है। आपने एक कॉलम बनाया, थोड़ा इतना ही दे देगा पर्टिकुलर का। फिर आपने दो कॉलम बनाए प्री क्लोजिंग के, प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, ठीक है। यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ट्रायल बैलेंस नहीं लिखा, मतलब पूरा नाम जो होता है वो प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस होता है। डेबिट एंड क्रेडिट, एडजस्टिंग एंट्रीज, डेबिट एंड क्रेडिट, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, डेबिट एंड क्रेडिट। तीन कॉलम बनेंगे प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस का, एडजस्टिंग एंट्रीज का, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस का, और दोनों डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट। क्योंकि प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में कुछ अकाउंट्स हैं जो डेबिट एंड क्रेडिट के हैं। फिर एडजस्टिंग एंट्रीज जो डेटा फॉर एडजस्टमेंट है ना, उसको हम इन कॉलम में एडजस्ट करेंगे, ठीक है। डेटा फॉर एडजस्टमेंट का हम क्या करते थे कि हम एडजस्टिंग एंट्रीज बनाते थे। अब एडजस्टिंग एंट्रीज नहीं बनाएंगे, हम प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस रखेंगे। जो डेटा फॉर एडजस्टमेंट है उनकी अमाउंट्स को हम यहाँ रखेंगे, जो डेबिट के होंगे डेबिट में रखेंगे, जो क्रेडिट के होंगे क्रेडिट में रखेंगे, और फिर उन तमाम अमाउंट को दोबारा से हम प्लस करके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे कि भाई कैश इतना था, कोई प्लस वगैरह हुआ फिर कैश होगा। जैसे कि अब हमने, जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन नंबर 10 देखा था, उसमें ड्राइंग थी 12,000 की, ठीक है, और आगे एडजस्टमेंट में भी हमें 1,000 की दी गई थी। तो हमने क्या करा था कि 12,000 और 1,000 को प्लस करके फिर बैलेंस शीट में जो है वो हम जो लेस करते हैं कैपिटल से, हमने जब लेस करा तो यही जो है एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो है वो इसी को कहते हैं कि अगर एक अमाउंट है और फिर डेटा फॉर एडजस्टमेंट में भी उसकी कोई अमाउंट है, क्योंकि डेटा फॉर एडजस्टमेंट क्या होता है कि कोई चीज़ वगैरह इग्नोर हो जाती है, स्किप हो जाती है, जो हमें डेटा फॉर एडजस्टमेंट से पता चलती है। तो प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस की अमाउंट और कोई अमाउंट उसकी डेटा फॉर एडजस्टमेंट में रह गई तो उन दोनों अमाउंट को प्लस करके फिर हमें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो ये जितने भी अकाउंट्स हैं उन सब की अमाउंट जो वो हमें एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में लिखनी है, लेकिन एडजस्टेड। अब कोई अमाउंट जो वो स्किप करने की मतलब गुंजाइश नहीं होती थी, क्योंकि साल के आखिरी में ये जो है ट्रायल बैलेंस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन रहा होता है, इनकम स्टेटमेंट बन रही होती है, बैलेंस शीट बन रही होती है।
तो यहाँ पर हम कोई गलती नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे कोई अमाउंट स्किप नहीं कर सकते, कोई मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो स्टार्ट है वो मैंने आपको पैटर्न बता दिया कि किस तरीके से इसका फॉर्मेट बनेगा। आपने फॉर्मेट बनाने के बाद जितने भी आपके पास अकाउंट्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके पास अकाउंट्स हैं जो कि आपको प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में मिलेंगे, जैसे कि देखें, सो ये है आपके जो है सारे अकाउंट। प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस जो था उर्वा एंड कंपनी का वो ये थे, ये सारे अकाउंट टाइटल्स थे, ये डेबिट थे एंड क्रेडिट थे। सेम यही हमें जो पैटर्न है वो हमें कॉपी कर लेना है, ठीक है। हमने देखें कैश, अकाउंट सिबल, मर्चेंडाइज, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, परचेजेस, ट्रांसपोर्टेशन इन, सेल डिस्काउंट, सेल्स इक्विपमेंट, ड्राइंग, रेंट एक्सपेंस, अकाउंट पेबल, सेल्स रेवेन्यू, कमीशन इनकम, परचेज रिटर्न, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लोन एंड कैपिटल। बस इन अकाउंट्स को नहीं देखे हैं अभी आप सिर्फ कैपिटल तक लिखते हैं, ठीक है। ये आपने क्या करा, कैपिटल तक सारे अकाउंट्स जो हैं वो लिख लिए, जो भी मतलब पहले आपको ये प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस पूरा कॉपी करना है, ठीक है। अब हमने कैश, अकाउंट रिसीवेबल, मर्चेंडाइज, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, परचेज, ट्रांसपोर्टेशन इन, सेल डिस्काउंट, सेल्स इक्विपमेंट, ड्राइंग, रेंट एक्सपेंस, इन सब की अमाउंट भी आपने यहाँ से पिक करी और यहाँ पे कॉपी कर ली, ठीक है। फिर आपने क्या करा, अकाउंट पेबल, सेल्स रेवेन्यू, कमीशन इनकम, परचेज रिटर्न, लॉन्ग टर्म लोन एंड कैपिटल। ये जो आपने परचेज रिटर्न से लेके कैपिटल तक जो सेल्स, अकाउंट पेबल, सेल्स रेवेन्यू, कमीशन इनकम, परचेज रिटर्न, लॉन्ग टर्म लोन, कैपिटल, इन तमाम की अमाउंट जो वो आपने क्रेडिट साइड पे कॉपी कर ली जो यहाँ पे थी, ठीक है। अभी आपने प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस कॉपी कर लिया कहाँ तक, कैपिटल तक। अब कैपिटल के बाद अब क्या चीज कॉपी करनी, अब कॉपी नहीं करनी, अब हमें समझ समझ के करना है, ठीक है। अभी तो ये था कि बस कॉपी करना था, पूरा प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस हमने यहाँ पे छाप लिया, कॉपी कर लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये कैपिटल तक जो है खत्म हो गया, ठीक है। अब हम एडजस्टिंग एंट्रीज पर आएंगे, क्योंकि प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस का काम अभी खत्म हो गया। प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में कैश से लेके कैपिटल तक सारे अकाउंट्स लिख लिए, जो अमाउंट डेबिट की थी वो हमने डेबिट में लिख ली, जो अमाउंट क्रेडिट की थी वो क्रेडिट में लिख ली। अब हम एडजस्टिंग एंट्री पर आएंगे। एडजस्टिंग एंट्री में सबसे पहले मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग होता है। मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री का अभी कोई काम नहीं है, ठीक है। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग का एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में कोई काम नहीं है, हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद वाली एडजस्टिंग एंट्री क्या है, अनपेड रेंट की। सो अनपेड रेंट की जब आप एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं तो क्या बनाते हैं, रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेबल क्रेडिट, और अमाउंट कौन सी लेंगे आप, यही 2000 की। सो पूरी एडजस्टिंग एंट्री हमें यहाँ पे बनानी है, लेकिन डेबिट एंड क्रेडिट करके नहीं, इस तरीके से। अब देखिए इसकी कैपिटल तक हमारा हो गया था, अब हम रेंट एक्सपेंस, अनपेड रेंट की एंट्री बना रहे हैं, तो रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेबल क्रेडिट। अब आप देखेंगे कि यार रेंट एक्सपेंस, ठीक है, रेंट एक्सपेंस का अकाउंट ऊपर है, रेंट एक्सपेंस का अकाउंट जो ऊपर है, तो हमें अगेन नहीं बनाना होगा, बस उस 2000 को हम रेंट एक्सपेंस के आगे लिख देंगे एडजस्टिंग एंट्री के कॉलम में और डेबिट साइड पर, ठीक है। रेंट एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेबल क्रेडिट इसकी एंट्री होगी, लेकिन रेंट एक्सपेंस का अकाउंट हम दोबारा नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, जो रेंट एक्सपेंस के 2000 है उसको हम रेंट एक्सपेंस के अकाउंट के सामने एडजस्टिंग एंट्री के कॉलम में डेबिट साइड पे 2000 लिख देंगे। उसी के साथ रेंट पेबल क्रेडिट होता है 2000 से। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो रेंट पेबल का कोई अकाउंट नहीं है, सो हमने रेंट पेबल का नया अकाउंट बनाया। हमारे अकाउंट कैपिटल तक कंप्लीट थे, अब हमने न्यू अकाउंट जो बनाया वो रेंट पेबल का बनाया। रेंट पेबल की अमाउंट मैं कहाँ लिखूंगी, एडजस्टिंग एंट्री के कॉलम में, ठीक है, और क्रेडिट साइड पे, क्योंकि रेंट पेबल की नेचर क्रेडिट है इसलिए इसकी अमाउंट क्रेडिट साइड पर जाएगी, और रेंट एक्सपेंस की नेचर जो है वो डेबिट है, और 2000 जो है वो मैंने डेबिट साइड पे लिखे, लेकिन रेंट एक्सपेंस के बिल्कुल सामने। ये है एडजस्टिंग एंट्री, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में बनाने का तरीका, ठीक है। इसके बाद जो है वो था इंश्योरेंस एक्सपायर्ड। इंश्योरेंस एक्सपायर्ड की क्या एंट्री होती है कि इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड क्रेडिट। अब इंश्योरेंस प्रीपेड का मतलब अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का कॉलम जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, जब इसकी एंट्री बनाऊंगी कि इंश्योरेंस एक्सपायर्ड डेबिट, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट 12,000 से, तो मैं अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का न्यू जो है अकाउंट नहीं बनाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर अकाउंट है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का। तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस के सामने एडजस्टिंग एंट्री के कॉलम में मैं 12,000 क्रेडिट साइड पे लिख दूंगी, क्योंकि जब मैं वो एडजस्टिंग एंट्री बनाऊंगी इंश्योरेंस एक्सपायर्ड की,
तो मैं वहाँ पर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट साइड पे लिखूंगी, इसलिए मैंने वो 12,000 क्रेडिट साइड पे लिखे। और यहाँ पर मैंने इंश्योरेंस एक्सपेंस का न्यू अकाउंट बनाया और मैंने इंश्योरेंस एक्सपेंस की जो अमाउंट थी वो उसी के सामने एडजस्टिंग एंट्री के कॉलम में डेबिट साइड पे लिख दी 12,000। ठीक है, सो ये इंश्योरेंस एक्सपेंस हो गया, ये अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट हो गया, ये एंट्री बन गई। इसी तरीके से रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेबल क्रेडिट, ये एक एंट्री बनी। यहाँ पे एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी। इसके बाद जो हमारी फोर्थ थी वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की थी। तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री आप कैसे बनाते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब आप देखेंगे कि डेप्रिसिएशन का भी कोई अकाउंट नहीं है प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में, और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का भी कोई अकाउंट नहीं, तो दोनों अकाउंट बनेंगे। सो यहाँ पर मैंने लिखा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 4,000, मैंने उसी के सामने एडजस्टिंग एंट्री के कॉलम में डेबिट साइड पे लिख दिया। फिर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी बनेगा क्योंकि वो अकाउंट भी नहीं है, उसी के 4,000 मैंने क्रेडिट साइड पे लिख दिया एडजस्टिंग एंट्री के कॉलम में। ठीक है, जो अकाउंट जहां पर होगा उसकी अमाउंट वहीं पर आएगी। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट साइड पर होता है और किस अमाउंट से, 4,000 के अमाउंट से होगा, तो उसकी अमाउंट मैंने क्रेडिट साइड पे लिखी। और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट साइड पर होगा, इसलिए मैंने उसकी अमाउंट डेप्रिसिएशन की डेबिट साइड पे लिखी। और ये तमाम अमाउंट जो आएंगी वो एडजस्टिंग एंट्रीज के कॉलम्स में आएंगी। डेबिट है डेबिट में आएंगी, क्रेडिट की क्रेडिट में आएंगी। बस ये ध्यान रहे कि अकाउंट के सामने। ठीक है, और पहले तो हम पहली एंट्री जो है वो रिवाइज करते हैं। जैसे कि देखेंगे रेंट एक्सपेंस था, इसको मैंने एडजस्टिंग एंट्री के डेबिट में लिखा। फिर इसका रेंट पेबल था, यहाँ पे मैंने क्रेडिट साइड पे लिखी। इसके बाद जो दूसरी एंट्री थी वो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस वाली थी, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट 12,000 से, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट 12,000 से। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 4,000 से। इस तरीके से यहाँ पे एंट्री बनेगी। ठीक है, सो हमारी जो एंट्रीज हैं वो कंप्लीट हो गई हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज। अब हम क्या करेंगे, अब हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के कॉलम में आ जाएंगे। ठीक है, वन बाय वन। प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में हमने सारे अकाउंट्स कॉपी कर लिए, फिर एडजस्टिंग एंट्रीज भी यहाँ पे एडजस्ट कर ली। अब हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत ईजी। अब देखें, कैश जो था वो 40,000 का था, कोई कैश की एडजस्टमेंट हुई बिल्कुल नहीं हुई, तो यही 40,000 हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के कॉलम में लिखेंगे और जो जिसकी नेचर होगी वो अमाउंट वहीं पर आएगी। ठीक है, 40,000 मैंने यहाँ पे डेबिट साइड पे लिख ली। अकाउंट रिसीवेबल था 35,000 का, उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, तो वही 35,000 डेबिट साइड पर आ गया। इसके बाद 30,000 से मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। ठीक है, ये ओपनिंग थी। ठीक है, एंडिंग का यहाँ पे कोई काम नहीं, एंडिंग हम अभी यहाँ नहीं लेंगे। ठीक है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आप जब भी बनाएंगे तो प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस एडजस्टिंग एंट्रीज से होता हुआ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मर्चेंडाइज एंडिंग इन्वेंट्री का कोई काम नहीं है, आप यहाँ पे बिल्कुल कंसिडर नहीं करिएगा। तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग थी 30,000, इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, यही 30,000 ऐसी के ऐसी आ गए। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस 20,000 का था, इसकी एडजस्टमेंट हुई थी 12,000। अब देखिए ये 20,000 जो है वो डेबिट के कॉलम में और ये 12,000 क्रेडिट के कॉलम में। तो डेबिट एंड क्रेडिट आपस में माइनस हो जाता है, कभी ऐड नहीं होगा। डेबिट डेबिट होगा तो प्लस होगा, क्रेडिट क्रेडिट होगा तो प्लस होगा। डेबिट एंड क्रेडिट हमेशा आपस में माइनस होंगे। तो ये 20,000 12,000 से माइनस होंगे। सो हमारा प्रीपेड इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस बचा 8,000 का, जो कि डेबिट साइड पर आएगा। परचेजेस की कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, वही परचेजेस आ जाएंगी। ट्रांसपोर्टेशन की कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, 5,000 की ऐसी आ जाएंगी। सेल डिस्काउंट की कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, 5,000 की ऐसी आ गई। सेल्स इक्विपमेंट की कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, एज इट इज़ वैसी हमने लिख दिया 40,000। ठीक है, ड्राइंग की कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, 12,000 की ड्राइंग वैसी ही आ गई। रेंट एक्सपेंस 25,000 का था और यहाँ पे एडजस्टमेंट में 2,000 का और आया। अब देखें, ये रेंट एक्सपेंस का है डेबिट और ये 2,000 भी डेबिट में, तो डेबिट डेबिट आपस में प्लस हो जाता है। तो 25,000 2,000 प्लस हुए, रेंट एक्सपेंस आ गया 27,000 का। ठीक है, इसके बाद अब क्रेडिट साइड पर आ जाते हैं। क्रेडिट में आया अकाउंट पेबल, अकाउंट पेबल की कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, अकाउंट पेबल ऐसी का 25,000 आ जाएगा। सेल्स रेवेन्यू की कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, 1,05,000 आ गए। कमीशन इनकम की कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, यहाँ पर 7,000 एज इट इज़ ऐसे ही आ जाएंगे। लेकिन क्रेडिट में है तो क्रेडिट में, मैंने आप लोगों को बताया था जो अकाउंट जहाँ है वहीं आएंगे। मैंने जितने भी डेबिट के अकाउंट्स है वो सारे डेबिट में ही लिखे। ठीक है, और जितने भी अकाउंट्स हम क्रेडिट के वो क्रेडिट में लिखूंगी मैं। ठीक है, और बाकी कमीशन इनकम लिख दिया हमने 7,000। अब परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न की कोई एडजस्टमेंट नहीं, ऐसी आ गई 5,000 की।
लॉन्ग टर्म लोन की कोई एडजस्टमेंट नहीं, 80,000 का ऐसी लोन आ गया। कैपिटल की कोई एडजस्टमेंट नहीं, 1,20,000 का ऐसी आ गया। अब है रेंट पेबल। रेंट पेबल की प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में कोई अमाउंट नहीं थी, लेकिन उसकी अमाउंट एडजस्टिंग एंट्रीज में तो है ना 2,000 की, और कहाँ पर है, क्रेडिट साइड पर। तो मैं ये रेंट पेबल के उठा के 2,000 क्रेडिट साइड पर लिख दूंगी, ठीक है। इसकी रेंट पेबल की कोई अमाउंट प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में नहीं, लेकिन इसका एडजस्टिंग एंट्री में तो है ना, तो मैं क्या करूँगी 12,000 मैं क्रेडिट साइड पर ले दूंगी, क्योंकि क्रेडिट साइड पे है तो क्रेडिट साइड पर आएंगे एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। इसके बाद है इंश्योरेंस एक्सपेंस, 12,000 का एडजस्टिंग एंट्रीज में, ये 12,000 मैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में लिखूंगी डेबिट साइड पर, ठीक है। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एडजस्टिंग एंट्रीज के कॉलम में 4,000 का डेबिट साइड पर है। इसी तरीके से मैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में लाऊंगी और वो 4,000 डेबिट साइड पे ही लिखूंगी। फिर अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एडजस्टिंग एंट्रीज के कॉलम में है 4,000 का, मैं एज इट इज उठाकर उसको एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में ले आऊंगी क्रेडिट साइड पे 4,000 का। ये हमारा बन गया एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में अब हम तमाम कॉलम्स को टोटल करेंगे। तो प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस की डेबिट एंड क्रेडिट साइड को टोटल करते हैं। जब हमने टोटल करे तो 3,42,000 आया, 3,42,000 आया, और दोनों प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल आने चाहिए। देखिए डेबिट एंड क्रेडिट जो है वो इक्वल ही आने चाहिए, ठीक है ना, हमेशा ये होता है। अगर आप एंट्रीज बना रहे हो, आप किसी भी तरह की कैलकुलेशन कर रहे हो, तो डेबिट एंड क्रेडिट साइड को अगर आप लेके चल रहे हैं, कोई कॉलम बना रहे हैं एंड डेबिट एंड क्रेडिट साइड को आप लेके चल रहे हैं, तो वो दोनों साइड सेम आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे टोटल कर रहे हैं, तो प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के डेबिट एंड क्रेडिट साइड बिल्कुल इक्वल आई, 3,42,000, 3,42,000। फिर एडजस्टिंग एंट्रीज के मैंने दोनों कॉलम्स को टोटल किया तो 18,000 18,000 आए। फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के दोनों कॉलम्स को जब मैंने टोटल किया तो 3,48,000 3,48,000। इसका मतलब क्या हुआ कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हमारा बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डेबिट एंड क्रेडिट साइड बिल्कुल इक्वल है। सो ये हमारा टोटल हो गया, ठीक है। ये इसमें थोड़ा दिमाग लगाना होगा, ठीक है ना, एडजस्टिंग एंट्रीज में, क्योंकि अच्छा एडजस्टिंग एंट्रीज में अगर कोई मिस्टेक्स हैं तो वो हमें यहाँ पता चल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस नहीं आ रहा होगा, टोटल नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के लिए हमें प्री क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस कॉलम की नीड है, एडजस्टिंग एंट्रीज के कॉलम्स की नीड है, फिर जाके एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो है वो हम बना पाएंगे। और समझना है बस, इसमें आगे चल के आपको बहुत इजी लगेगा जब आप इसको समझ लेंगे, ठीक है। और बस ख्याल रखें कि बैलेंसेस सेम होने चाहिए, डेबिट एंड क्रेडिट साइड जो है वो आपकी सेम होनी चाहिए। ये आपका एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे 3 रिक्वायरमेंट पूछी गई थी, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। जो तीनों रिक्वायरमेंट पूरी हो चुकी हैं, क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका कंप्लीट हो गया। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन था जो कि आपका कंप्लीट हो गया है।